हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 3। नेम है एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल के बारे में इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो लिखा है कि एंशियंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसफर हैव ऑलवेज वंडर्ड अबाउट द अननोन एंड अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब जो हमारे इंडिया के और जो बाहरी फिलोसफर्स थे वो इस बारे में बहुत ज़्यादा विचार करते थे कि भाई मैटर क्या होता है, मैटर दिखता है कि नहीं दिखता है, इन सब बारे में बड़ा विचार करते थे। द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर वॉज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडिया। मैटर डिवाइड होते हैं, इस बात का पता लोगों को बहुत बाद में हुआ। अराउंड 500 BC यानी 500 BC के टाइम में लोगों को पता चला कि हाँ मैटर डिवाइड भी होता है। एन इंडियन फिलोसफर महर्षि कनाड पोस्टुलेट दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। अब देखिए अपने एक इंडियन फिलोसफर का नाम जान जाइए जिसका नाम है कि महर्षि कनाड। ये एटम के बारे में थोड़ा सा एक चीज़ बताए थे कि एटम इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, ये बोले कि अगर हम मैटर को हिंदी में इन्होंने क्या कहा, पदार्थ, क्योंकि ये इंडियन के थे इसलिए इन्होंने हिंदी में बोला कि अगर हम मैटर को ही हिंदी में पदार्थ कहते हैं। महर्षि कनाड जी बोले कि अगर हम पदार्थ को डिवाइड करना चाहें, तोड़ना चाहें, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स, यानी अगर हम मैटर को तोड़ेंगे तो हमें छोटे से छोटे पार्टिकल मिलेंगे। मैटर को तोड़ने के बाद छोटे पार्टिकल मिलेंगे। Ultimately, a time will come we shall come across the smallest particle beyond which further division will not be possible. महर्षि कनाड जी बस इतना बताएं कि अगर हम मैटर को डिवाइड करें तो एक छोटा सा पार्टिकल मिलेगा और वो छोटा पार्टिकल्स डिवाइड हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, यानी छोटा पार्टिकल डिवाइड नहीं होगा, बस मैटर डिवाइड होगा। ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स परमाणु। महर्षि कनाड जी बोले कि मैटर को तोड़ने के बाद जो छोटा पार्टिकल्स मिलेगा उसे हम लोग परमाणु बोलेंगे। फिर क्या होता है, दूसरे इंडियन फिलोसफर्स आते हैं जिनका नाम रहता है पाकुड़ा कच्चायामा। वो कहते हैं कि दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म विच गिव अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर। पाकुड़ा कच्चायामा कहते हैं कि जो मैटर होते हैं जो एटम होते हैं वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते, वो एक साथ एटम मिल के एग्जिस्ट करते हैं तब जाके एक बड़ा मैटर बनता है। यानी कई एटम जब एक साथ इकट्ठा होते हैं तब जाके कोई मैटर बनता है। ऐसा कौन बोला? हमारे इंडियन फिलोसफर पाकुड़ा कच्चायामा बोलते हैं। फिर अराउंड द सेम इरा, उसी टाइम में क्या होता है कि ग्रीक फिलोसफर जैसे डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस, ये नेम है, डेमोक्रिटस और ल्यूकिपस नेम है, ये बाहरी फिलोसफर्स रहते हैं, ग्रीक फिलोसफर्स रहते हैं। ये लोग क्या कहते हैं कि इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर अ स्टेज विल कम व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर। ये दोनों जो फिलोसफर्स रहते हैं, ये लोग महर्षि कनाड जी की बातों को दोहराते हैं। कहते हैं कि अगर हम लोग मैटर को डिवाइड करना चाहें तो एक छोटा सा पार्टिकल मिलेगा जो कि छोटा पार्टिकल्स कभी डिवाइड नहीं होगा। डेमोक्रिटस called these individual particles atom, meaning indivisible. All these were based on philosophical consideration and not much experimental work to validate these ideas could be done till the 18th century. 18th century में इतनी बातें बताई गई कि हाँ हम मैटर को डिवाइड करेंगे, एक छोटा सा पार्ट निकलेगा, वो पार्टिकल डिवाइड नहीं होगा। ऐसी ऐसी बातें ये लोग कर रहे थे। और पाकुड़ा कच्चायामा बोले कि ये ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बाय द एंड ऑफ 18th century, scientists recognize the difference between element and compound and naturally become interested in finding out how and why element combine and what happen they combine. देखिए एलिमेंट और कंपाउंड क्या होते हैं, ये मैं एक बार आपको फिर रिपीट कर दे रही हूँ, जो कि हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री के। तो एलिमेंट क्या होते हैं, जो कि सेम ग्रुप ऑफ एटम के बने, एटम हो ढेर सारे एटम हो लेकिन सेम टाइप ऑफ एटम रहे तो वो एलिमेंट होगा। अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम से मिलकर के कोई भी मॉलिक्यूल बनता है तो वो क्या होगा, हमारा कंपाउंड होगा। इस बात को याद रखिएगा, ये पूरे चैप्टर में काम आएगी कि सेम टाइप ऑफ एटम से बने चीज़ एलिमेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बने चीज़ कंपाउंड कहलाते हैं।
तो कहा जा रहा है कि एंटीवॉन एल लॉविशियर जो एक साइंटिस्ट थे लेवोसियर लेट द फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय एस्टेब्लिशिंग टू इम्पॉर्टेंट लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। इन्होंने केमिकल कम्बिनेशन लगाया। लेवोसियर जी ने क्या बोला कि ऐसे थोड़ी ना कि एटम एटम पास में रख देंगे एटम जुड़ जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। मैटर बनने के लिए कितना एटम जुड़ते हैं, जो उनको क्या क्या मतलब क्या क्या करना पड़ता है, कैसे वो जुड़ते हैं, इस चीज़ के ऊपर उन्होंने 2 लॉ बनाया। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन उन्होंने कहा द फॉलोइंग 2 लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन आफ्टर मच एक्सपेरिमेशन बाय लॉविशियर एंड जोसेफ प्राउस्ट। देखिए 2 लॉ दिया गया है, एक जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा दिया गया है और एक लेवोसियर के द्वारा। तो पहला लॉ क्या है, ये लॉ किस बारे में दिया गया था कि एटम कैसे ज्वाइन होते हैं, इस बारे में दिया गया था। फर्स्ट लॉ है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके बारे में देखते हैं ये क्या है कि इज देयर अ चेंज मास व्हेन केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। यहाँ पे हम लोग ये पढ़ेंगे कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो जो मास होता है उसमें चेंजिंग होती है या नहीं होती है, ये इस लॉ में हम लोग पढ़ेंगे। एक एक्टिविटी करते हैं कि टेक वन ऑफ फॉलोइंग सेट एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल। आप 2 केमिकल लीजिए, मतलब एक एक्स लीजिए एक वाई लीजिए। एक्स में क्या रखिए कि कॉपर सल्फेट और बेरियम क्लोराइड लीड नाइट्रेट। वाई में रखिए सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। आप इसका मतलब सॉल्यूशन बना लीजिए। फिर क्या कीजिए कि प्रिपेयर सेपरेटली 5% सॉल्यूशन ऑफ 1 पेयर ऑफ सब्सटेंस लिस्टेड अंडर एक्स एंड वाई इन वाटर। आप 5% मतलब 5% आप वाटर में डिसॉल्व कीजिए, एक्स और वाई को वाटर में डिसॉल्व कीजिए। फिर छोटे अमाउंट मतलब टेक अ लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई इन द कोनिकल फ्लास्क, सम सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन एन इग्निशन ट्यूब। देखिए फिगर में आपको दिखाया गया है कि थोड़ा सा इस ट्यूब में मटेरियल ले लीजिए और थोड़ा सा इस बीकर में रख लीजिए। एक्स को ट्यूब में ले लीजिए और वाई को एक्स को ट्यूब में और वाई को बीकर में आप रख लीजिए। अभी एक्टिविटी होगी। फिर है कि हैंग द इग्निशन ट्यूब इन द फ्लास्क केयरफुली। फिर आप ट्यूब को टांग दीजिए, मतलब इसी में कहीं फंसा के टांग दीजिए। देखिए यहाँ पे धागा से टांगा हुआ है ना, ऐसे ही देखिए यहाँ पे बांधा हुआ है और ये टांगा हुआ है, ऐसे ही कर दीजिए ताकि एक्स और वाई मिक्सचर एक ही में मिले ना। सी दैट द सॉल्यूशन डू नॉट गेट मिक्स। ऐसा करिए कि सॉल्यूशन आपका मिक्स ना हो। पुट अ कॉर्क ऑन द फ्लास्क। अब देखिए क्या होता है, एक्स एंड वाई जो है वो मिक्सचर अलग अलग है और अब क्या करना है कि वेट द फ्लास्क विथ इट्स कंटेंट केयरफुली। आप देखिए एक्स मटेरियल और वाई मटेरियल मिले ना, और आप उसको वेट कीजिए पूरे फ्लास्क का वेट कितना है। अब हो गया। फिर क्या करिए कि टिल एंड स्विल द फ्लास्क सो दैट एक्स एंड वाई गेट मिक्स। अब क्या करिए कि जो ट्यूब में मटेरियल है और जो बीकर में है दोनों को मिक्स कर दीजिए, उसके बाद फिर वेट कीजिए। आप देखिए क्या ऑब्जर्व करते हैं, इतना आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो फ्रेंड्स अब देखिए, आप मानिए कि ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें कुछ भरा हुआ है और ये बीकर में कुछ भरा हुआ है, दोनों अलग अलग है। आप इसको पूरा वेट किए तो देखिए कितने का होता है। फिर उसके बाद क्या करिए कि यही तो इन दोनों को मिक्स कर दीजिए, ये एक्स है ये वाई है, इन दोनों को मिक्स कर दीजिए, फिर वेट कीजिए, देखिए कितने मतलब वेट आते हैं उसके। आप ये एक्टिविटी करने से क्या फ़ायदा आपको मिलेगा कि आप देखेंगे कि अगर एक्स वाई मिक्स नहीं था फिर भी उस पूरे फ्लास्क का वज़न एक ही था। मतलब मान लीजिए एक्स और वाई मिक्स नहीं था तब भी 5 ग्राम का अगर वो बीकर हुआ तो एक्स वाई को मिक्स करने के बाद भी 5 ग्राम का ही सॉल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि मास कभी भी डिस्ट्रॉय या तो क्रिएटेड नहीं होते हैं। यही बात इसमें लिखी गई है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के दौरान, यानी केमिकल रिएक्शन ही तो हो रहा था जो अभी हमने एक्टिविटी की है, तो वही बताया जा रहा है कि जितना मास आपका रहेगा किसी भी चीज़ का उतना ही रहेगा, और ना तो वो डिस्ट्रॉय होता है ना तो कभी क्रिएटेड, ना तो उसको बनाया जा सकता है ना तो उसे बिगाड़ा जा सकता है। आप देखिए कि एक्स वाई मिक्स नहीं था फिर भी उतना ही वजन था, और एक्स वाई मिक्स होने के बाद भी उतना ही वजन था। नाउ सेकेंड, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। अब यहाँ पे सेकेंड लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन आ गया।
जिसका नेम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस। इसमें क्या होता है कि लेवोसियर along with other scientists noted that many compounds were composed of two or more elements and each such compound had the same element in the same proportions। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंपाउंड क्या होता है कि ढेर सारे एटम अलग अलग टाइप के मिले रहते हैं, यानी अलग अलग एलिमेंट अगर मिक्स होते हैं तो कंपाउंड बनता है। आप इस बात से सहमत है कि हाँ अलग अलग एलिमेंट मिलेगा तो कंपाउंड बनेगा। फिर क्या होता है, एलिमेंट देखिए एक ही एटम है, उसमें एक ही तरह के कई एटम बने हैं, मिले हैं, तब जाके ये एलिमेंट हुआ, और यही एलिमेंट अगर दो ठो एलिमेंट अगर मिल जाए तो क्या होगा, कंपाउंड बन जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि कुछ एलिमेंट से कंपाउंड बनते हैं जो कि सेम। फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर द कंपाउंड केम फ्रॉम हु प्रिपेयर इट इन अ कंपाउंड सच अ वाटर। वाटर का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 1:8 होता है। ये आपको भी पता है कि हाइड्रोजन का, ऐसे आप कीजिए ना कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। अब ये 1:16 में आ जाता है, इसको काट देंगे। पहले आप ऐसे कीजिए, देखिए इतना पहले मैं रीड कर रही हूँ कि इन अ कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8 वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, thus we get 9 gram of water is decomposed, 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are always obtained। इतनी बात को मैं ये कहूँगी, ऐसे समझा रही हूँ कि देखिए इस लॉ में यही बताया गया है कि मान लीजिए अगर H2O है, वाटर है, हाइड्रोजन इसमें 2 है, हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होगा, 2 होगा। 2 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होगा। इसको काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, इसका मतलब कि 1:8 मिल गया आपको, 1/8 आपको आंसर मिल गया, इज इक्वल टू 1:8। ये हुआ, यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1:8 ये चीज़ हमेशा फिक्स रहेगी, चाहे वो कहीं का भी पानी हो, कितना भी पानी हो, ये आपका एकदम फिक्स रहेगा कि हाँ इसी के हिसाब से आपको हाइड्रोजन और वाटर लगेगा पानी बनाते समय 1:8 के प्रपोर्शन में। सिमिलरली इन एमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3 बाई मास वॉट एवर द मेथड और द सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन। ऐसे ही एमोनिया नाइट्रोजन को ले लीजिए, हाइड्रोजन को ले लीजिए, ये किसके रेशियो से प्रेजेंट होते हैं, 14:3 के रेशियो से ये प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये जो चीज़ है ना वो फिक्स रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। यहाँ पे लिखा है कि दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस विच इज ऑल्सो एज द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। इसे हम डेफिनिट प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं। इस लॉ में ये बताया गया था, ये लॉ ये प्राउस्ट एक साइंटिस्ट है, इनके द्वारा बताया गया था, और इसमें ये कहा गया था कि केमिकल सबस्टांस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डेफिनिट प्रोपोर्शन बाई मास। कोई भी एलिमेंट हो, केमिकल रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट होता है जो कि डेफिनिट प्रोपोर्शन में मास से डेफिनिट रहता है, मतलब उसका मास कभी चेंज नहीं होता है, उसका प्रोपोर्शन कभी चेंज नहीं होता। जैसे हमने देखा 1:8, 14:3, तो ये यही रहेगा, चाहे कोई भी चीज़ कर लीजिए यही रहेगा। अगर वही एमोनिया है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है, तो 14:3 से के हिसाब से ही रहेगा। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम फेस बाय साइंटिस्ट वाज गिवन अप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस लॉ। लॉ तो बन गया, लेकिन इसको समझाएगा कौन, अच्छे से एक्सप्लेन कौन करेगा। तो फिर क्या होता है, ब्रिटिश के केमिस्ट आते हैं जिनका नाम रहता है जॉन डाल्टन। इन्होंने एक थ्योरी दिया जो कि मैटर के नेचर को बताता है। यानी जॉन डाल्टन एक थ्योरी देते हैं एटम के ऊपर, मैटर के ऊपर। Dalton picked up the idea of divisibility of matter, which was till then just a philosophy. He took the name atom as given by the Greek and said that the smallest particles of matter are atom. इन्होंने एटम के बारे में थ्योरी देना स्टार्ट की। इन्होंने एक टॉपिक उठाया कि हाँ एटम के बारे में, मैटर के बारे में मैं बताऊंगा इस थ्योरी में, तब दोनों लॉ को ये एक्सप्लेन करेंगे इसी एटम के मदद से। His theory was based on the law of chemical combination. इनकी थ्योरी किस पे है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, यानी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मास की ही बातें इनकी थ्योरी में बताई गई है।
तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि दीज थ्योरी प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये मैं आपको बता चुकी कि इसी के बारे में ये बताएंगे। इनकी पहली थ्योरी पढ़ते हैं। जॉन डाल्टन जी क्या कहें कि जो भी मैटर होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। जॉन डाल्टन क्या किए कि जो मैटर होता है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है जिसको हम एटम कहते हैं। इतना कौन बताया? जॉन डाल्टन जी बताएं। फिर ये कहते हैं कि एटम क्या होता है? इंडिविजुअल पार्टिकल्स होता है। इसका मतलब हम एटम को देख नहीं सकते। विच कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन केमिकल रिएक्शन। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की पूरी बात ही लिख दी गई है कि एटम जो होते हैं वो दिखते नहीं हैं, ना तो एटम कभी डिस्ट्रॉय होते हैं, ना तो एटम कभी क्रिएटेड होते हैं, ना तो बनाया जा सकता है ना तो बिगाड़ा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि 5 ग्राम अगर पहले था तो 5 ग्राम प्रोडक्ट में भी रहेगा। जब मास नहीं, जब एटम नहीं, जब मास नहीं किसी चीज़ का चेंज हो रहा है तो एटम भी नहीं चेंज होगा। ये थर्ड इनकी थ्योरी क्या रही कि एटम ऑफ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब मैं आपको पहले ही बता दी कि एलिमेंट क्या होता है। जो सेम काइंड ऑफ एटम से बने वही एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है, मास भी सेम होता है। आपको पता है कि एक तरह के एटम मिलेंगे तो एलिमेंट बनते हैं। तो एक तरह के एटम रहेंगे तो एक तरह की उनकी प्रॉपर्टी और एक ही तरह उनकी मास भी होगा। हाइड्रोजन 50 तो हाइड्रोजन ले लेंगे तो फिर भी 50 हाइड्रोजन का तो एक ही वेट रहेगा, एक ही प्रॉपर्टी रहेगी ना। वही बात लिखी गई है। फोर्थ क्या है कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जस्ट अपोजिट कर दिया है थर्ड का कि अगर एलिमेंट, अगर अलग अलग एलिमेंट है तो उसके अलग अलग मासेस और अलग अलग प्रॉपर्टी भी होंगी। एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि जैसे 1:8 है, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं तो वो होल नंबर आएगा। एटम अगर कंबाइन हो रहे हैं तो उसका जो रेशियो आएगा वो होल नंबर होगा। तो 0 के बाद सब होल नंबर ही तो होता है। अब यहाँ पे 1:8 आया है तो 1 और 8 भी होल नंबर है। फिर 14:3 आया था, वो भी क्या है? होल नंबर ही है। यहाँ पे देखिए 14:3, यहाँ 1:8 आया, 14:3 है, तो ये सब क्या है? होल नंबर ही रहेगा, यही बताया गया है। फिर क्या कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। जो मतलब काइंड ऑफ एटम होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, उनके नंबर जो होते हैं रिलेटिव नंबर होते हैं, और फिर काइंड ऑफ एटम होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। इनकी 6 थ्योरी थी जो कि हम लोग 6 समझ चुके। अब आगे है कि एटम क्या है। अब तक तो हमने बहुत एटम किया चैप्टर की स्टार्टिंग से ही। अब एटम है क्या? एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखा गया है कि हैव यू एवर ऑब्जर्व अ मैशून बिल्डिंग वॉल्स। क्या आपने दीवार देखी है घर की? फ्रॉम दीज वॉल्स अ रूम एंड देन कलेक्शन ऑफ रूम टू फॉर्म अ बिल्डिंग। आपको पता है कि पहले वॉल बनती है, फिर उसके बाद रूम बनता है, वॉल से रूम बनता है, फिर रूम से क्या होता है? बिल्डिंग बन जाती है। व्हाट इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूज बिल्डिंग। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों की छोटी जड़ें क्या है? मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग किससे तैयार हुई है? कि ईंट से ही तो तैयार हुई। ईंट एकदम छोटा पार्टिकल है घर का ना, उसी से बिल्डिंग तैयार हुई। तो क्या हो सकता है? बालू हो सकता है, जैसे कि इट इज़ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल मैटर आर एटम। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है कि ईंट से दीवार बनती है, दीवार से घर बनता है। तो घर का जो सबसे छोटा इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा वो क्या होगा? ईटा ही तो होगा। तो वही बताया गया है यहाँ पे कि इसी तरह मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल एटम होता है। हाउ बिग आर एटम। एटम बड़ा होता है या छोटा होता है? तो दिखाया गया है कि एटम बहुत छोटा होता है। दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग। हर चीज़ से ये छोटा होता है दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। आप किसी भी चीज़ से कंपेयर कीजिए, एटम हमेशा ही छोटा मिलेगा आपको, हर चीज़ से छोटा रहता है। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर बेयरली एज थिक एज दी शीट ऑफ पेपर। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कई लाख करोड़ अगर आप एटम मिलाएंगे तब जाके आपका एक पतला सा पेज टाइप का एटम तैयार होगा। एटम का रेडियस दिया गया है कि 1 nm होता है। 1 मीटर इज इक्वल 10 की पावर 9 नैनोमीटर। ये
और हर चीज़ का वो दिया गया, रेडियाई दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा। आगे है कि वी माइट थिंक दैट इफ एटम आर सो इनसिग्निफिकेंट इन साइज व्हाई शुड वी केयर अबाउट देम। कह रहा है कि आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि एटम इतना छोटा है तो उस पर ध्यान ही क्यों दे रहे हैं लोग, छोड़ दें एटम को, इतना छोटा है तो। दिस इज बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम। फिर ये भी कहा गया है कि हमें एटम पे इसलिए ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमारी जो इतनी भी दुनिया बनी है, जो भी चीज़ बना है, सब एटम से बना है, तो हमें एटम को जरूर जानना चाहिए। वी मे नॉट बी एबल टू सी देम, हम उसको देख तो नहीं सकते लेकिन दे आर देयर, मतलब ये एटम कुछ ना कुछ जरूर है, भले हम उसको नहीं देख पा रहे हैं लेकिन एटम एक चीज़ है। एंड कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वेदर वॉट एवर वी डू, तो मॉडर्न टेक्निक वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑफ सरफेस ऑफ एलिमेंट शोइंग एटम। ये देखिए सिलिकॉन का वो फिगर दिखाया जा रहा है, मतलब एटम देखने के लिए लोग बहुत कोशिश किए हैं। फिर क्या है कि व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। एलिमेंट तो बहुत होते हैं, तो हम एलिमेंट को पहचानेंगे कैसे। तो एलिमेंट के देखिए सब पहचान दिखाई गई है। जैसे कि हाइड्रोजन को पहचानना रहेगा तो ये सिंबल अगर कहीं बना है तो आप समझ जाइएगा कि हाइड्रोजन को इंडिकेट कर रहा है। ऐसे गोल्ड होता है, कॉपर, फॉस्फोरस, कार्बन, सल्फर, लीड, प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, मरकरी, मतलब ये सिंबल जहाँ जहाँ बने रहे आप उसको लर्न किए रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या लिखा गया है। इसको देखते हैं कि डाल्टन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज सिंबल फॉर एलिमेंट इन अ वेरी स्पेसिफिक सेंस। डाल्टन एक पहले इंसान थे जो कि एलिमेंट को, मतलब एलिमेंट को दिखाने के लिए, एलिमेंट को शो करने के लिए उन्होंने सिंबल का यूज़ किया था। When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element, that is one atom of that element. इन्होंने जब मतलब वो स्टार्ट किया अपना सिंबल से किसी चीज़ को पहचाना, जैसे इनको क्या, ऐसे हाइड्रोजन है ये, फिर गोल्ड है ये, ऐसे जैसे जब ये सिंबल देने लगे तो क्या किए, ये भी माने कि अगर एक एटम को दिखाना है तो हम ऐसे बनाएंगे, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, पांच एटम, ऐसे हम करके इंडिकेट करेंगे। इन्होंने ऐसा बताया। फिर बर्जीलियस सजेस्टेड दैट द सिंबल ऑफ एलिमेंट बी मेड फ्रॉम वन और टू लेटर ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। फिर बर्जीलियस जो थे, एक पर्सन थे, उन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए हाइड्रोजन है, एलिमेंट का नाम हाइड्रोजन है, तो H, अगर आप H लिख देंगे, एलिमेंट का पहला लेटर लिख देंगे, तब आप समझ जाइएगा कि वो एलिमेंट का नेम है। यानी एलिमेंट नेम के पहला वर्ड ही उसका सिंबल होना चाहिए, ऐसा बर्जीलियस बोलते हैं। फिर देखिए आगे क्या होता है कि इन द बिगिनिंग द नेम ऑफ एलिमेंट वॉज डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ प्लेस वेयर दे फाउंड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले क्या होता था कि अगर किसी भी एलिमेंट का नाम रखना है तो वो एलिमेंट कहाँ पहली बार पाया गया था, किस प्लेस पर पाया गया था, उस प्लेस के नाम पे उस एलिमेंट का नाम पड़ता था। जैसे कि कॉपर साइप्रस देश में पाया गया था तो उसका नाम कॉपर पड़ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ कुछ कलर के भी नाम से पड़ गया, जैसे येलो कलर होता था, इंग्लिश में येलो कलर लोग बोलते थे, तो गोल्ड भी एकदम येलो येलो दिख रहा था, उसका नाम लोग गोल्ड रख दिए, येलो के नाम पे उसका गोल्ड पड़ गया नेम। अब क्या होता है कि नाउ अडेज, आज के दिन में IUPAC ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करता है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC का फुल फॉर्म है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंड्स, ये क्या करती है कि अप्रूव नेम ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के नेम बताती है कि हाँ इस एलिमेंट का ये नेम होना चाहिए, ये सिंबल होनी चाहिए। मेनी सिंबल्स आर द फर्स्ट वन और टू लेटर्स of a symbol is always written as the capital letter and the second letter as a small letter. IUPAC एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये बताती है कि किस एलिमेंट को किस सिंबल, जैसे हाइड्रोजन है, पूरा हाइड्रोजन लिखने से बेहतर है H लिख दो हो जाएगा, ऐसा चीज़ डिसाइड कौन करता है अब के दिनों में, IUPAC। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन है तो आप H लिखेंगे, एल्यूमिनियम है तो दो अक्षर ले लीजिएगा AL, एक A कैपिटल होना चाहिए और L स्मॉल होना चाहिए, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। फिर कोबाल्ट है तो CO लिखिएगा, C कैपिटल होना चाहिए और O स्मॉल होना चाहिए। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा और दूसरा लेटर स्मॉल होगा।
symbol of some element are formed for the first letter of the name and the later। कहा जा रहा है कि सिंबल जो है एलिमेंट का वो कैसे बनाया गया है, पहले पहले अक्षर का बनाया गया है। मतलब हाइड्रोजन है तो एच से, ऐसे पहले लेटर से बनाया गया है। अपीयरिंग लेटर इन द नेम, एग्जाम्पल आर क्लोरीन का Cl हो जाएगा, जिंक का Zn, और भी ऐसे ऐसे कई हैं जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देते हैं कि कैसे ये बने हैं। जैसे कि कुछ यहाँ पे लिखा गया है कि अदर सिंबल हैव बीन टेकन फ्रॉम द एलिमेंट इन लैटिन, कुछ तो लैटिन नेम से बने हुए हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आयरन है तो आयरन का आप सोचेंगे आई होना चाहिए सिंबल या फिर IR, लेकिन इसका जो सिंबल है वो है Fe, यानी फेरम। फेरम यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो आयरन का लैटिन नेम जो है वो फेरम है, इसलिए उसका फेरम से Fe पड़ गया। उसी तरह सोडियम का जो लैटिन नेम है वो नेट्रियम है, तो नेट्रियम का जो Na हो गया वो सोडियम का सिंबल हो गया। ऐसे कर कर के 118 एलिमेंट को पहचानने के लिए सिंबल बनाया गया है। कुछ लैटिन नेम के से पहले लेटर से बनाया गया है, लैटिन नेम के पहले लेटर से, कुछ एलिमेंट नेम के पहले लेटर से, ऐसे बनाया गया है। पोटेशियम है उसका लैटिन नेम कैलियम है तो K बनाया गया है, ऐसे करके बनाया गया है। देयरफॉर ईच एलिमेंट हैज़ अ नेम एंड अ यूनिक केमिकल सिंबल। इसी तरह क्या किया गया कि हर एलिमेंट को अलग अलग सिंबल और अलग अलग नेम दिया गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये चार्ट जो है एकदम रट लीजिए आप लोग अपने माइंड में। ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एल्यूमिनियम को अगर पूरा लिखने से बेहतर है Al लिख सकते हैं, आर्गन को Ar लिख सकते हैं, इसलिए ये पूरा यहाँ से पूरा यहाँ तक रट डालिए। आगे है कि द एबव टेबल इज गिवन फॉर यू रेफर व्हेन एवर यू स्टडी अबाउट एलिमेंट। बताया गया कि ऊपर मतलब बॉक्स में क्या दिया गया है, एलिमेंट के बारे में दिया गया, एलिमेंट का सिंबल दिया गया है। द पैसेज ऑफ टाइम एंड रिपीटेड यूजेस यू विल ऑटोमेटिकली बी एबल टू रिप्रोड्यूस अ सिंबल। जो इस में दिया गया है, ठीक है, वो यही बताया गया है कि अगर आपको बड़ा इतना बड़ा लिखने से बेहतर है कि आप छोटा सा वर्ड लिख लीजिए। हाइड्रोजन को H से डिनोट कर दीजिए, एल्यूमिनियम को Al से डिनोट कर दीजिए, और अब ये पूरा रट लीजिए, याद कर लीजिए। अब बचता है हमारा एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से हम लोग दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।